स्टार्ट कर रहे हैं। कम्युनिकेशन का बेसिक मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन मीनिंग की अगर बात करें हम, ठीक है, तो कम्युनिकेशन होता है दो लोगों के दरमियान शेयर किया जाने वाला इंफॉर्मेशन। ठीक है, एक शख्स ने कोई बात कहनी है दूसरे शख्स से, उसने कहा, ये कम्युनिकेशन हुआ। दो लोगों का एक दूसरे से आपस में किसी भी इंफॉर्मेशन का, किसी भी बात का शेयर करना कम्युनिकेशन कहलाता है। अच्छा, मैं एक बात मिस हो गई है, आपसे ये पूछूंगी कि इंग्लिश आप सबको समझ आती है ना? लाइक, यस। ओके, अगर किसी को नहीं समझ में आती है तो वो बोले कि किस हद तक उन्हें नहीं समझ में आती है। बेसिक तो सबको समझ आती होगी। ओके, तो अगर मैं अभी बीच बीच में बातें इंग्लिश में बोलती हूँ या इंग्लिश टर्म्स यूज करती हूँ तो वो समझ आ जाएंगे सबको, राइट? यस यस मैम। ओके, तो अगर किसी को नहीं समझ में आए तो वो बीच में मुझे एक बार बोल दें कि मैम, इस वर्ड का क्या मतलब हुआ, इस टर्म का क्या मतलब हुआ, इसे क्लियर कर दीजिए। ओके। हाँ, तो कम्युनिकेशन जो है वो दो लोगों के दरमियान इंफॉर्मेशन कन्वे करने का नाम है। ठीक है, उसके अलावा इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या क्या हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन की कई किस्में होती हैं, वर्बल होते हैं, नॉन वर्बल होते हैं। वर्बल वो होती हैं जिनमें बातें, लैंग्वेज का जिसमें इस्तेमाल होता है। ठीक है, नॉन वर्बल वो होती है जिसमें लैंग्वेज के अलावा सिंबल्स, जेस्चर्स, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है। उसके अलावा हम देखें कि फॉर्मल कम्युनिकेशन होते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होते हैं, और एक ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। जैसे डायगोनल होते हैं, और अपवर्ड होते हैं, डाउनवर्ड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कम्युनिकेशन के डिस्कस करेंगे। कम्युनिकेशन का नेचर क्या होता है? ठीक है ना? कम्युनिकेशन दो लोगों के दरमियान होती है, इसमें एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, मैसेज होता है। कम्युनिकेशन कंप्लीट होने के लिए फीडबैक की ज़रूरत होती है। कम्युनिकेशन इफेक्टिव होता है, इनफेक्टिव होता है। ये सारी चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक्स में हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन हम पढ़ेंगे, जिसमें कि हम बात करेंगे कि कम्युनिकेशन के मुकम्मल होने के लिए, ठीक है, बात तो हुई कि एक इंसान ने दूसरे इंसान को इन्फॉर्मेशन दे दिया, ठीक है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन दूसरे तक पहुंची या नहीं, कहीं इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में रास्ते में ही कोई मसला तो नहीं हो गया। अब जैसे जो है, एक इंसान ने किसी दूसरे इंसान को खत लिखा है, लेटर लिखा है। आज भी जो है ऑफिसर्स वगैरह, बैंक्स वगैरह लेटर्स आज भी ट्रांसफर करते हैं। पहले लोग आमतौर पर भी इंफॉर्मेशन को एक दूसरे में कन्वे करने के लिए लेटर का इस्तेमाल करते थे। तो अगर लेटर नहीं पहुंचा, रास्ते में कोई मसला हो गया, पोस्ट ऑफिस में खो गया, तो इन्फॉर्मेशन दूसरे तक नहीं पहुंची है, बात दूसरे तक नहीं पहुंची है ना? तो वहां पे कम्युनिकेशन नहीं हो पाया है। तो एक कम्युनिकेशन के मुकम्मल होने के लिए कि इधर से इंफॉर्मेशन जाए, दूसरी तरफ से उसको रिसीव कर लिया जाए, बहुत सारी चीजें दरमियान में आती हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना होता है हमें। तो उसी की बात हम करते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन की। जब हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं तो हम उसी की बात करते हैं कि किस तरह जो है बंदा, एक एक बंदा दूसरे बंदे को जब इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा हो तो वो सही सही इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। तो उसके लिए किन किन बातों का ख्याल रखना होगा, ये सब हम पढ़ते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर। उसके अलावा हम पढ़ेंगे इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन और ग्रुप कम्युनिकेशन। ठीक है, जिसमें कि दो लोगों से ज्यादा अगर लोग हो, तीन लोग हो, चार लोग हो, ग्रुप कितना बड़ा होता है ना, दो से ज्यादा लोग हुए तो वो मजमा हो जाता है। कि तीन लोग हैं, चार लोग हैं, एक क्लासरूम है पूरा का पूरा, तो वो एक ग्रुप हुआ। ऑफिस में मीटिंग हो रही है, वो ग्रुप हुआ। तो
इस किस्म के ग्रुप कम्युनिकेशंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन क्या होता है कि एक कल्चर के लोग, दो कल्चर के दरमियान कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, लेट्स सपोज हम इंडियन है, हम कहीं बाहर जाते हैं, तो वहां पर अगर हम किसी से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, तो बाज़ दफ़ा अगर हम जो है किसी अजनबी मुल्क में गए हैं, हमें नहीं पता कि वो लोग हेलो किस तरह करते हैं, क्योंकि अलग अलग जगहों पर ग्रीट करने का तरीका भी अलग अलग होता है ना। कभी कभी मदद मांगने का तरीका अलग अलग होता है। तो एक कल्चर का इंसान दूसरे कल्चर में जब जाता है और वहां पर अगर कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, तो क्या क्या बातें दरमियान में होती हैं। तो इंटरकल्चरल वही होगा कि एक नॉर्थ इंडियन जो है वो साउथ इंडियन से बात कर रहा हो, या अ, अगर स्कूल्स की बात करें हम, ठीक है, कि एक स्कूल का कल्चर डिफरेंट होता है। आजकल यूनिवर्सिटीज हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज का कल्चर अलग अलग होता है। अब एक यूनिवर्सिटी जो है उसका उसके बच्चों का सोचने का तरीका, उनका परसेप्शन पर्सपेक्टिव जो है वो मुख्तलिफ होता है दूसरे से। तो उन लोगों के दरमियान अगर कम्युनिकेशन हो तो उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्या क्या रुकावटें आएंगी, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ते हैं इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन में। उसके बाद है क्लासरूम कम्युनिकेशन। इसमें टीचर और स्टूडेंट के दरमियान होने वाले कम्युनिकेशन को हम पढ़ेंगे, कि टीचर जब स्टूडेंट को पढ़ा रहा हो, उनसे बातें कर रहा हो, तो उसे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, क्लासरूम कैसा होना चाहिए, क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा हो कि टीचिंग जो है वो इफेक्टिव हो सके। तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड का ये एक हिस्सा कह सकते हैं हम। वहाँ क्लासरूम कम्युनिकेशन जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड का एक हिस्सा है, ये हम कह सकते हैं। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जिसको जो हम नॉइज भी कहते हैं, कि क्या क्या रुकावटें आ सकती हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। इफेक्टिव कम्युनिकेशन अभी अभी हमने जाना कि जब एक शख्स इंफॉर्मेशन को दूसरे तक पहुंचा रहा हो, तब वो इंफॉर्मेशन सही सलामत दूसरे तक पहुंच जाए, ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। और इसमें क्या क्या रुकावटें आती हैं वो हम पढ़ेंगे बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। उसके बाद हम पढ़ेंगे मास मीडिया एंड सोसाइटी। इसमें हम जानेंगे कि मास मीडिया का सोसाइटी में क्या रोल है और क्या इफेक्ट है। मास मीडिया हम कहते हैं जब एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन हो, तो उसको मैसेज भेजने के लिए जो चैनल्स यूज किए जाते हैं, या जो कह सकते हैं कि उनको जो इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है, उसको हम मास मीडिया कहते हैं। जैसे न्यूज़पेपर होता है, टेलीविजन ब्रॉडकास्ट होता है, रेडियो ब्रॉडकास्ट होता है, ये सारी चीज़ें मास मीडिया में आती हैं। क्या होता है कि एक बहुत ही बड़े लार्ज पॉपुलेशन को मैसेज भेजा जाता है। ओके, चलिए। कम्युनिकेशन का डेफिनेशन। कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज द process of passing information and understanding from one person to another. It is essentially a bridge of meaning between people. एक शख्स का इंफॉर्मेशन जो है एक शख्स से दूसरे शख्स तक पहुंच रही है, और साथ ही में क्या कहा जा रहा है कि इंफॉर्मेशन, पासिंग द इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। एक शख्स ने दूसरे शख्स को इंफॉर्मेशन भेजा है और दूसरे शख्स ने उसको समझ लिया है ना। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दूसरे शख्स ने उस बात को समझ लिया है, तो इससे क्या होगा, इट इज एसेंशियली अ ब्रिज ऑफ मीनिंग बिटवीन पीपल, कि दो लोगों के दरमियान जो है एक ये पुल बन रहा है, एक रास्ता बन रहा है इंफॉर्मेशन को इधर से उधर और इधर से उधर लाने के लिए। कम्युनिकेशन को हम क्लासिफाई कर सकते हैं इंटरपर्सनल, पर्सनल, सॉरी, इंट्रापर्सनल, ग्रुप कम्युनिकेशन, मेटा कम्युनिकेशन, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लैटरल, डायगोनल, फॉर्मल, इनफॉर्मल, वर्बल, नॉन वर्बल में।
जैसा कि अभी अभी मैंने आपको बताया। कम्युनिकेशन एक आर्ट है, ठीक है, इसलिए इसमें ज़रूरत होती है स्किल्स की। हर इंसान को कम्युनिकेट करने नहीं आ सकता है। ऐसा हम लोग आम बोलचाल में भी बोलते हैं ना कि उसे बातचीत करने की तमीज़ नहीं है ना, या उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। इस तरह की हम बातें बोलते हैं। तो कम्युनिकेशन एक्चुअल में स्किल है, और इनमें चार चीज़ों की बेहद ज़रूरत होती है। अव्वलन है कि रीडिंग की ज़रूरत होती है। आपको पढ़ना आना चाहिए। अगर मान लें कि अ, किसी ने आपको लेटर लिखा है या न्यूज़पेपर में कोई इन्फॉर्मेशन है, आपने उसको पढ़ा है और आपको ठीक से रीडिंग डालनी नहीं आती है, आप ठीक से कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या बात लिखी हुई है, लिखा कुछ और है, आपने समझ कुछ और लिया है, ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएगा कि कम्युनिकेशन इनफेक्टिव हो जाएगी। इसलिए हमें कम्युनिकेशन स्किल में क्या कर रहे हैं कि रीडिंग को इंक्लूड कर रहे हैं। उसके अलावा राइटिंग, जो बातें हमें दूसरे तक कन्वे करनी है, जो इन्फॉर्मेशन हमें दूसरे को देना है, उसको हम किस तरह से लिखें कि जो हम कहना चाहते हैं वो बात जो है उन अल्फाजों में आ जाए, और जो सामने वाला उसको पढ़ेगा जब, तो वो वो समझ जाए जो हम दरअसल कहना चाहते थे, ठीक है। तो वो हो गया राइटिंग स्किल कम्युनिकेशन में। उसके अलावा स्पीकिंग स्किल, सेम एज राइटिंग। आप जो कहना चाहते हैं, आप अल्फाज भी वैसे ही चुनेंगे कि जिसमें आपके मन में जो बात है वो कन्वे हो सके, उसमें सही अल्फाज का चुनना बोलने के लिए। क्योंकि अगर आप कुछ भी बोल देंगे, क्योंकि बोलने की तमीज होती है, आपको फॉर्मल सेटिंग में फॉर्मल तरीके से बात करनी है, इनफॉर्मल सेटिंग में आप वैसे ही बात करेंगे, दोस्तों से जैसे आप बात करें वैसे आप टीचर से नहीं बात कर सकते हैं। तो इसका सलीका होना, इसकी तमीज होना कम्युनिकेशन स्किल में आएगा। उसके अलावा लिसनिंग, लिसनिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? सामने से जो कह रहा है हम उसको वैसे ही सुने। सामने वाले ने कहा कुछ, हमने समझ कुछ लिया। कोई कह रहा है आपसे कोई बात, आप जो है ध्यान दूसरी जगह रखे हुए हैं। उसने पूरी बात कही, आपने अधूरी सुनी। आप उसने कहा कुछ, आपने अधूरी सुन के समझा कुछ। तो उससे फिर क्या होगा कि कम्युनिकेशन इनफेक्टिव हो जाएगा। तो लिसनिंग स्किल इज इक्वली इम्पोर्टेंट। कम्युनिकेशन का मकसद क्या होता है? इंफॉर्मेशन को इधर से उधर करना, परसुएट करना, यानी कि किसी को अपनी बात समझाना, किसी को अपनी बात मनवाना, इस परसुएशन। किसी को ट्रेन करना, मोटिवेट करना, एजुकेट करना, टू रिलेट, यानी कि मान लें कि दो लोगों के दरमियान में जो है कोई कैसे कहें, हम्म, ताल्लुक तलाश करना। हाँ, ताल्लुक तलाश करना कि मेरे मान लें कि दो बंदे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। अब एक शख्स, उस दिन गेम जो है वो कैंसिल हो गई है, और एक शख्स दूसरे को कह रहा है कि भाई आज गेम कैंसिल हो गई है। तो वो उन दोनों के दरमियान में एक रिलेशन है, ठीक है। इसलिए उन्होंने अपनी बात दूसरे को कन्वे की है। उसके अलावा क्रिटिसाइज करना, अगर हमको किसी को क्रिटिसाइज करना होगा, आमतौर से किताबों में ऐसा होता है कि लोग क्रिटिसिज्म लिखते हैं। तो अगर किसी को क्रिटिसाइज करना होगा तो हम उसमें भी कम्युनिकेट करेंगे कि अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचाना। ये यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये कम्युनिकेटर है जिसे हम सेंडर कहेंगे। सॉरी, ये कम्युनिकेटर है जिसे हम सेंडर कहेंगे, और ये रिसीवर है। इस मॉडल के बारे में जो है हम आगे बात करेंगे। कम्युनिकेशन का आम डेफिनेशन जो आमतौर पर हम इस्तेमाल करते हैं वो है कम्युनिकेशन मीनिंग शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, जो अभी अभी हमने आपको बताया। शेयरिंग का मतलब हो गया गिविंग एंड रिसीविंग ऑफ मैसेज, और ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन और मोर पीपल टू वन और मोर अदर पीपल। एक शख्स का दूसरे बहुत सारे लोगों को इंफॉर्मेशन देना,
या बहुत सारे लोगों का एक शख्स को इंफॉर्मेशन देना। ये कुछ डेफिनेशंस हैं कम्युनिकेशन के जो कि क्वेश्चंस में आते हैं। डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, तो इस पे भी ध्यान देना जरूरी है। एलन लुइस कहते हैं कि कम्युनिकेशन इज अ सम ऑफ ऑल थिंग्स वन पर्सन डज व्हेन ही वांट्स टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग इन द माइंड्स ऑफ अदर। मतलब ये हुआ कि एक शख्स जब अपने जहन की किसी बात को दूसरे को समझाना चाहता है, दूसरे को बताना चाहता है, तो वो जो सारी बातें, उसके नॉन वर्बल्स जो भी जेस्चर्स होंगे, अल्फाज होंगे, जो भी काम वो करता है, उन सब का जोड़ जो होगा, उन सब का सम जो होगा, वो कम्युनिकेशन होगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि इट इन्वॉल्व्स अ सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये बात ध्यान में रखने की है कि कम्युनिकेशन जो है एक सिस्टमैटिक और कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक इंसान का दूसरे इंसान को इन्फॉर्मेशन देना और फिर दूसरे इंसान का पहले इंसान को फीडबैक देना, ये चलता रहता है। एक कह रहा है, दूसरा सुन रहा है, फिर दूसरा जवाब दे रहा है, पहला कह रहा है। जब हम बात कर रहे हैं, हम एक दूसरे की बात को समझ रहे हैं। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ऐसा एलन लुइस ने कहा। उसके बाद कून्स एंड ओडोनल, इन्होंने कहा कि कम्युनिकेशन हैज बीन डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर वेदर और नॉट इट एलिसिट्स कॉन्फिडेंस। ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन जो है एक शख्स का दूसरे शख्स से होगा, चाहे ये कॉन्फिडेंस को शो करे कि ना करे। ठीक है। एक शख्स चाहे कॉन्फिडेंट हो या ना हो अपनी बात को कहने के लिए, इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए, अगर उसने इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर दिया है तो वो कम्युनिकेशन कहलाएगा। उसके बाद जॉर्ज टेरी ने कहा है कि कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस बाय टू और मोर पर्सन। जहाँ पे एक्सचेंज हो गया, इन्होंने इनको कुछ कह दिया, कोई इन्फॉर्मेशन दे दिया, इन्होंने इनको कोई इन्फॉर्मेशन दे दिया, तो वो कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है। पीटर लिटिल कहते हैं कि कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड बिटवीन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन सो दैट एन अंडरस्टैंडिंग रिस्पॉन्स रिजल्ट्स। इन्होंने एक बात ऐड की। देखिए, इन्होंने जॉर्ज टेरी ने क्या कहा कि जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हुआ वहां पे कम्युनिकेशन हो गया, लेकिन पीटर लिटिल ने अंडरस्टैंडिंग वाली बात को इसमें ऐड किया है। ठीक है। ये कह रहे हैं कि जब इंफॉर्मेशन दूसरे शख्स तक जा रहा है, तब ये जो रिसीवर है हमारा, ये हमारी बात को समझ रहा है। ठीक है। इस तरह से इंफॉर्मेशन को दूसरे तक पहुंचाना कि रिसीवर जो है बात को अंडरस्टैंड करे, इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करे, तब जाकर के हमारा कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। डब्ल्यू एच न्यूमन एंड सी एफ समर जूनियर कहते हैं कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस बाय टू और मोर पर्सन। इनकी बात जो है वही है जो जॉर्ज टेरी ने कही थी, सेम। तो ये कुछ डेफिनेशंस थे, तो डेफिनेशन से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे कि सवाल ये होगा कि कम्युनिकेशन इज अ फैक्ट ऑफ, वो कहेंगे कि फॉलोइंग में से कौन सा जो है वो कम्युनिकेशन के बारे में सही है। अब कुछ जो है, एक सेंटेंस जो होगा वो इसके डेफिनेशन का होगा, एक सेंटेंस इसके डेफिनेशन का होगा, एक सेंटेंस इसके डेफिनेशन का होगा, और एक ऐसा सेंटेंस होगा जो किसी ने नहीं कही होगी, जो हो सकता है कि गलत भी हो कम्युनिकेशन के बारे में। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग बात कही है। इस बात को जब हम ध्यान में रखेंगे तब हम वैसा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन होता क्या, मतलब कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है। इसमें एक शख्स होता है जिसको कहते हैं सेंडर। सेंडर के पास एक अदद मैसेज होता है। ठीक है। सॉरी। सेंडर के पास एक मैसेज होता है। उस मैसेज को वो एक चैनल के थ्रू, चैनल या मीडियम कह लें इसे, एक जरिया,
ठीक है। एक जरिए के थ्रू वो एक शख्स को भेजता है, जो शख्स जो है रिसीवर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा। सेंडर जब ये मैसेज भेजेगा तो इसको इनकोड करेगा। इनकोडिंग क्या होती है कि आप अपने इंफॉर्मेशन को उन अल्फाज में, उस फॉर्म में, उस सिंबल में ढाल रहे हैं जिससे कि वो उस चैनल के थ्रू जा भी सके और रिसीवर उसको इंटरप्रेट कर सके, उसको समझ सके। अब अगर मान लें कि मैं इंग्लिश स्पीकर हूँ, एक दूसरा शख्स है जो हिंदी स्पीकर है, मैं अगर इंग्लिश में कोई बात उससे कहूंगी तो जाहिर है वो नहीं समझेगा। मुझे अपनी बात को उस तक पहुंचाने के लिए हिंदी में बोलनी होगी। तो मैं अपने इंग्लिश में, जो मेरे ख्याल है वो इंग्लिश में है, अब सामने वाले को मुझे बताने के लिए हिंदी में बताना है, तो वो जो इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन होगा वो होगा इनकोड। ये मैंने बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल दिया है। अलग अलग फॉर्म में इनकोडिंग अलग अलग होती है। रिसीवर जो है किसी भी मैसेज को रिसीव करेगा तो वो डिकोड करेगा उस इंफॉर्मेशन को। अब रिसीवर क्यों डिकोड कर रहा है भाई? मैसेज तो हिंदी में आया है, रिसीवर को सीधा सीधा समझ लेना चाहिए। नहीं, रिसीवर अब सम देखेगा कि उस मैसेज में जो बात है, कहने वाले का इंटेंशन क्या है। मान लो कि मैं सामने वाले को कहूँ कि चाय पिला दो मुझे। अब सुनने वाला जो है वो इस बात को समझे कि सामने वाला मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा है या मुझे ऑर्डर कर रहा है। ये अंडरस्टैंडिंग होनी कि सामने वाले का इंटेंशन क्या है, वो कहना क्या चाहता है, और सामने वाले की ज़रूरतों को समझना। ये डिकोडिंग के अंदर बहुत सारी बातें आती हैं जिसको हम आगे जो है डिस्कस करेंगे कि किस तरह जो है सेंडर का कंटेक्स्ट, उसका परसेप्शन, कल्चर, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं जब एक रिसीवर डिकोड करता है मैसेज को। तो यहाँ पे रिसीवर जो है पहले डिकोड करेगा मैसेज को, उसके बाद वो अंडरस्टैंड करेगा और फिर जो है रिसीवर वापस से फीडबैक देगा। ठीक है। मान लो कि रिसीवर ये समझे कि मुझसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि चाय पिलाइए, चाय पिला दो, तो वो कहेगा जी पिलाता हूँ, पिलाती हूँ। अगर उसे लगे कि उसे ऑर्डर किया जा रहा है और अगर किसी बड़े को किसी छोटे ने ऑर्डर कर दिया है तो फिर वो कहेगा कि भाई मैं तो बड़ा हूँ, तुमने मुझे कैसे ऑर्डर कर दिया। तो ये जो फीडबैक होगा, तो ये रिसीवर जो है वो इंटरप्रेट करने के बाद जो रिप्लाई करेगा वो फीडबैक हो जाएगा। ठीक है। यहाँ सेंडर है, इनकोडिंग ऑफ द मैसेज हुआ है, फिर ये चैनल है, चैनल जिसके थ्रू हमारा मैसेज ऑडियंस या रिसीवर कह लीजिए उन तक पहुंचा है। तो पहले जो रिसीवर जो है वो डिकोड करेगा उस मैसेज को, फिर इंटरप्रेट करेगा और फिर जो है वो फीडबैक देगा। तो कहा जा रहा है कि कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव व्हेन अ कंसाइज एंड क्लियर मैसेज इज डिलीवर्ड वेल, रिसीव्ड सक्सेसफुली एंड अंडरस्टैंड फुल्ली। वो अच्छे से डिलीवर भी किया जाए और दूसरी तरफ से सही सही उसको रिसीव किया जाए और सही सही समझा जाए। कम्युनिकेशन ऑलवेज बिगिंस विद एन इम्पल्स टू पास ऑन ए मैसेज। आपके जहन में कोई बात होगी कहने की तब तो आप कहेंगे ना। तो कम्युनिकेशन शुरू होने के लिए बहुत जरूरी है कि कोई एक मैसेज हो, कोई एक कंटेंट हो, फिर उसको इनकोड किया जाता है, उस कंटेंट को, उस मैसेज को इनकोड किया जाता है। तो उस इनकोडिंग को जो है हम इनपुट भी कहते हैं। इनपुट, इनपुट इज द सम ऑफ एक्सपीरियंसेस दैट बिल्ड अप इन द ह्यूमन और ब्रेन और कंप्यूटर। इन जनरल कंप्यूटर के फॉर्म में जो है इनपुट टर्म का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, उसमें जो हम उसको ऑर्डर देते हैं ना कंप्यूटर को, वो इनपुट कहलाता है। लेकिन यहाँ पे जब हम कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो जो इनकोडिंग होती है, हम अपने आइडिया को जो है मैसेज के फॉर्म में जब ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उसको हम इनपुट करते हैं, कहते हैं। और आउटपुट होता है जब इनकोडेड मैसेज को ट्रांसमिट किया जाता है। ठीक है। उसके बाद जो है इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज इज रेफर्ड टू एज डिकोडिंग। जब रिसीवर आपके मैसेज को समझ रहा होता है,
इंटरप्रिटेशन कर रहा होता है तो उसे हम डिकोडिंग कहते हैं। और फीडबैक जो है वो रिस्पॉन्स होता है सेंडर को रिसीवर की तरफ से। अब यहाँ पे समझिए बात को एक और, कि जब ये जब ये रिसीवर फीडबैक दे रहा होता है मैसेज को, तो उस वक्त वो सेंडर बन जाता है, क्योंकि वो मैसेज दे रहा है। मैंने कहा चाय पिलाओ, सामने वाला कहता है हाँ पिलाती हूँ। तो इस वक्त मुझे मैसेज मिल रहा है कि वो कह रहा है कि हाँ वो पिला रहा है। तो इस वक्त ये सेंडर हो गया और ये रिसीवर हो गया, है ना। यही बात इस पिक्चर में बताई गई है कि इसने जो है इसे इस कम्युनिकेटर ने इसे मैसेज दिया है, इस कम्युनिकेटर ने इसे मैसेज दिया है, और फिर इसने जब फीडबैक दिया है तब ये कम्युनिकेटर हो चुका है। ये भी सेंड और रिसीव कर रहा है मैसेज को, और ये भी सेंड और रिसीव कर रहा है मैसेज को। ये भी इनकोड और डिकोड कर रहा है, ये भी इनकोड और डिकोड कर रहा है। मैसेज दोनों तरफ जा रहा है, इस तरफ से इस तरफ आ रहा है और इस तरफ से इस तरफ जा रहा है। ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है उसमें आएंगी ये 6 बातें, कि सेंडर होगा जिसके पास एक आइडिया होगा, उसके बाद सेंडर जो है उस आइडिया को डिकोड करेगा, फिर सेंडर उस मैसेज को ट्रांसमिट करेगा एक मीडियम के थ्रू, उसके बाद रिसीवर जो है उस मैसेज को रिसीव करेगा, डिकोड करेगा और फिर फीडबैक देगा। तो ये प्रोसेस जो है ये भी क्वेश्चंस में आता है, इसी इसको ऑर्डर में करने के लिए आता है, कि आप जो है पहले मैसेज होगा ऑप्शन में, फिर इनकोडिंग होगी ऑप्शन में, फिर मीडियम या चैनल होगा, फिर डिकोडिंग होगी, इनकोडिंग, डिकोडिंग, मैसेज, यहाँ पे मीडियम होगा, और फिर यहाँ रिसीवर होगा। इस बात का बहुत खास ख्याल रखना है हमने कि डिकोडिंग हमेशा रिसीवर के पहले आती है। ठीक है। यहाँ सेंडर होता है और फिर यहाँ फीडबैक होगा। हम देखेंगे इस पे बहुत सारे सवाल होते हैं। तो पहले सेंडर होगा जिसके पास एक मैसेज होगा, वो इनकोडिंग करेगा, मीडियम के थ्रू उस मैसेज को भेजेगा, फिर उसकी डिकोडिंग होगी, और फिर जो रिसीवर है उसकी डिकोडिंग करेगा, और फिर वो एक फीडबैक भेजेगा। अब हम आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या है। अब कम्युनिकेशन को जो है बहुत सारे बुनियाद पर डिवाइड किया गया है। ठीक है। जैसे कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है कम्युनिकेशन, तो क्या रिलेशनशिप है सेंडर की और रिसीवर की। अगर एक सबऑर्डिनेट जो है अपने मैनेजर को मैसेज भेज रहा है, तो वहां पे फॉर्मल मैसेज जाएगा। अगर सबऑर्डिनेट्स आपस में बातें कर रहे हैं, गप्पे कर रहे हैं, दोस्त लोग बातें कर रहे हैं, तो वो इनफॉर्मल मैसेज होगा, है ना। तो रिलेशनशिप के बेस पर इस तरह से होता है। उसके बाद आप खुद से बातें कर रहे हैं, दो लोग बातें कर रहे हैं, बहुत से लोगों के दरमियान बातें हो रही हैं, तो इसके बेसिस पर भी होता है टाइप्स का डिवीजन। और आप वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, सिंबल्स का यूज हो रहा है या जेस्चर्स का यूज हो रहा है, इसके बेसिस पर भी होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बेस्ड ऑन whom द मैसेज इज एड्रेस्ड, आप कितने लोगों को किससे बात कर रहे हैं आप। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये पहला है इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, सेल्फ टॉक होता है। कई बार होती है कि हम अपने आप से बातें कर रहे होते हैं। सुबह उठे, हमने कहा कि अभी हमें नाश्ता बनाना है, फिर हमें कॉलेज की तैयारी करनी है, तो ये सारी बातें जो है दिन भर की प्लानिंग जो है खुद से हो रही है। तो ये इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है। इसमें क्या होगा कि टॉकिंग टू वंस ओन माइंड, जिसमें कि हम सेल्फ टॉक और मेडिटेशन और डे ड्रीमिंग जैसी चीजों को देखते हैं। उसके बाद होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एक टिपिकल कम्युनिकेशन होता है जो कि दो लोगों के दरमियान हो रहा है, जैसे कि कन्वर्सेशन, डायलॉग,
जो आमतौर से जो कम्युनिकेशन की डेफिनेशन देते हैं वो इंटरपर्सनल का होता है, कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। अब देखिए, इससे भी सवाल आया है कि ऑथर कम्युनिकेट्स इंटरपर्सनली विद हिज रीडर। तो अगर एक इंसान किताब पढ़ रहा है तो वो इंटरपर्सनल होगा या इंट्रापर्सनल होगा, ये सवाल आ चुका है। तो जब एक बंदा किताब पढ़ रहा होता है तो वो इंट्रापर्सनल होगा, क्योंकि एक ऑथर है जिसने उस मैसेज को लिखा है, उस इंफॉर्मेशन को उस किताब में लिखा है। अब वो शख्स उसको पढ़ रहा है, तो इसमें सेंडर जो है वो ऑथर है, और मैसेज जो है या मीडियम कह लीजिए वो किताब है, और रीडर जो है वो उस मैसेज का रिसीवर है। तो ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होगा। A letter is also an example of interpersonal communication between the writer and the person जिसने उस लेटर को लिखा है। उसके बाद है ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन जो हो सकता है वो स्मॉल ग्रुप में भी हो सकता है, लार्ज ग्रुप में भी हो सकता है। 50 लोग बैठे हुए बातें कर रहे हैं, और 4 लोग बैठ करके बातें कर रहे हैं, तो वो भी है। स्मॉल ग्रुप हो गया, 4 लोग बातें कर रहे हैं, और 15-20 लोग बैठ के बातें कर रहे हैं, वो लार्ज ग्रुप हो गया। जैसे कि एक क्लब है, क्लासरूम है, ये लार्ज ग्रुप हो गया। 4 दोस्त बैठ के बातें कर रहे हैं, वो स्मॉल ग्रुप हो गया। मास कम्युनिकेशन, सॉरी, चौथा है ये मास कम्युनिकेशन, जिसमें के मैसेज एक बहुत ही लार्ज ग्रुप को जाता है, सेंड टू लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल्स। ग्रुप और मास कम्युनिकेशन में क्या फर्क होगा, कि मास कम्युनिकेशन में जो रिसीवर होता है वो एनोनिमस होता है। एनोनिमस यानी कि जो सेंडर है उसे नहीं मालूम है कि रिसीवर कौन है। ठीक है। जब एक न्यूज़पेपर छप रहा होता है, उसमें ब्लॉग्स लिखाते हैं, न्यूज़ लिखाते हैं, तो न्यूज़ छापने वाले को नहीं मालूम है कि ये पेपर कौन कौन पढ़ने वाला है। जब टेलीविजन पे कोई चीज़ ब्रॉडकास्ट हो रही है, तो नहीं मालूम है कि इसको कौन कौन देखने वाला है। ठीक है। तो मास कम्युनिकेशन और ग्रुप कम्युनिकेशन में ये फर्क है कि ग्रुप में हर शख्स एक दूसरे को जान रहा है, हर शख्स एक दूसरे से बातें कर रहा है। अगर फेस टू फेस कन्वर्सेशन हो रहा है, क्लासरूम में बातें हो रही है, टीचर को पता है कि कौन कौन बच्चे हैं। ठीक है। लेकिन मास कम्युनिकेशन में क्या होगा, कि सेंडर को नहीं मालूम होगा कि रिसीवर कौन है। रिसीवर अनोनिमस होगा, छुपा हुआ होगा, और साथ ही साथ रिसीवर में हेट्रोजेनिटी होगी, अलग अलग किस्म के लोग होंगे। ग्रुप जो होगा हमेशा वो एक मकसद के तहत होगा। क्लासरूम में सारे स्टूडेंट्स होंगे जो पढ़ने आए हुए होंगे, क्लब में सारे लोग होंगे जो मजे करने आए हुए होंगे, कोई वहां पे पढ़ाई करने नहीं बैठा हुआ होगा। एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें काम करने के लिए लोग आए हुए हैं। जैसे कि छोड़े, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग हैं, वहां कोई मस्ती करने नहीं आया हुआ है, तो वो किस्म का लोग हैं। उनके मकसद एक है, उनके काम एक है, तो वो ग्रुप कहलाएगा। ठीक है। लेकिन वैसा पॉपुलेशन जो एक दूसरे से मुख्तलिफ है, उनके मकसद एक नहीं है, और वो हो सकता है एक दूसरे को जानते भी ना हो, तो उस कंडीशन में अगर मैसेज कम्युनिकेट हो रहा है वैसे लोगों को, तो वो मास कम्युनिकेशन कहलाएगा। अगला टाइप का डिवीजन जो है वो है बेसिस ऑफ और चैनल। मास मास कम्युनिकेशन में एक बात ये भी होती है कि यहाँ पे जो रिसीवर होता है उसके पास फीडबैक की कोई गुंजाइश नहीं होती है, जी कि हाँ। वो फीडबैक नहीं दे सकता है, क्योंकि एक स्पीकर है जो बोल रहा है अपनी बात। जैसे कोई स्पीच दे रहा है, मान ले मोदी जी लाल किले पे चढ़ के स्पीच दे रहे हैं, और उसके हम्म। सामने हजारों लोग बैठे हुए हैं या टीवी पे लोग उसको सुन रहे हैं। ठीक है, तो वो मास कम्युनिकेशन का एक क्या है, वो पार्ट है। वो हम्म। स्पीच दे रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, लेकिन लोग उसको फीडबैक नहीं दे सकते हैं, मोदी जी ने अच्छा बोल, अरे मोदी जी आपने गलत बोला है, ये नहीं बोल सकते हैं उसको, है ना। तो वो मास कम्युनिकेशन। तो ये ग्रुप में क्या होता है, उसमें रिस्पांस की गुंजाइश होती है, फीडबैक की गुंजाइश होती है, सुनने वाला फीडबैक दे सकता है, लेकिन मास कम्युनिकेशन में ये गुंजाइश बाकी नहीं रहती है। हम्म। ऐसा ही है। जी। देर इज ऑलमोस्ट नो अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल रिस्पॉन्स और फीडबैक। मास कम्युनिकेशन में फीडबैक की गुंजाइश होती है, लेकिन फौरन नहीं होती है।
आप न्यूज़पेपर के एडिटर को खत लिख सकते हैं कि सर आपने जो ये न्यूज़ लिखी थी इस पे मुझे ये बात कहनी है। ठीक है। चैनल पे कोई चीज ब्रॉडकास्ट हो रही है तो वहां पर भी ऑप्शंस होते हैं मेल करने के। लेकिन वो क्या होता है कि रियल टाइम नहीं होता है। आगे हम पढ़ेंगे सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस मीडिया के अंदर टर्म आता है जिसमें कि फीडबैक जो है इमीडिएट दिया जा सकता है, इमीडिएट नहीं दिया जा सकता है। जैसे कि मासी कम्युनिकेशन के अंदर आता है आपका सोशल मीडिया वगैरह, उसमें क्या होती है, यूट्यूब पे जैसे वीडियोस हैं तो वो बहुत बड़ी पॉपुलेशन उसको देख रही है, वहां पे कमेंट का ऑप्शन होता है। लेकिन क्या जिस वक्त वो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है क्या उस वक्त कमेंट मिल रहा है? नहीं। जब वो अपलोड हो रही है, सब लोग देख रहे हैं, बारी बारी से अपना अपना कमेंट कर रहे हैं, अपना फीडबैक दे रहे हैं, तो वहां पर फीडबैक फॉरन नहीं मिलता है। मास कम्युनिकेशन में फीडबैक के फॉरन मिलने का ऑप्शन नहीं होता है। तो हम ये डिटेल में आगे बात करेंगे इसके बारे में। हम्म। अब चैनल के बेसिस पर, चैनल का मतलब है मीडियम। क्या मीडियम हम इस्तेमाल कर रहे हैं मैसेज को कन्वे करने के लिए? क्या हम अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हम लिख करके, बोल करके? क्या हम जेस्चर्स? क्या अगर किसी को हाँ कहना हो तो सिर्फ मुंडी ऊपर नीचे हिला दी ना, हो गया हाँ। तो वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें के वर्ड्स रिटन और स्पोकन, ठीक है, अल्फाज का इस्तेमाल हो रहा है रिटन और या स्पोकन। वर्बल कम्युनिकेशन में जो है लैंग्वेज यूज होता है। ठीक है। तो क्या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं होता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में पारा लैंग्वेज लिंग्विस्ट कहते हैं उसको, जो लैंग्वेज यूज होता है। तो अगर कहीं सवाल में ये बात हो कि लैंग्वेज का इस्तेमाल जो है वो वर्बल है या नॉन वर्बल है, या वर्बल कम्युनिकेशन का कोई सवाल है जिसमें ऑप्शन में लैंग्वेज से रिलेटेड कोई बात है, तो वो सही हो सकती है। या नॉन वर्बल का कोई सवाल है जिसमें कि लैंग्वेज से रिलेटेड कोई बात है, तो वो गलत होगी। जैसे कि नॉन वर्बल में साइन लैंग्वेजेस होते हैं लेकिन वो लैंग्वेज में कंसीडर नहीं किए जाते हैं क्योंकि लैंग्वेज सिंबल्स होते हैं। लैंग्वेज मतलब भाषा, जुबान, जैसे उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी। तो वर्बल कम्युनिकेशन में स्पीकिंग होता है, लिसनिंग होता है, आप बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सोच भी रहे हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आप किसी तस्वीर का इस्तेमाल करते हैं। अब तस्वीर में बातें मैम लिखी हुई हो पढ़ना भी सकती वर्बल है, नहीं भी हो कम्युनिकेशन सकती में हैं। आता है। पर हाँ, पढ़ना वर्बल कम्युनिकेशन है क्योंकि ऑथर ने आपको रिटन फॉर्म में बात लिखी हुई है ना। जिसने भी उस चीज को लिखा है वो अल्फाज इस्तेमाल किया ना उसमें। अगर आप एक तस्वीर देख रही हैं, तस्वीर को पढ़ रही हैं आप, तो नहीं, वो वर्बल नहीं है। लेकिन अगर आप अल्फाज को पढ़ रही हैं तो हाँ वो वर्बल है। नॉन वर्बल में आ जाता है पिक्चर्स का इस्तेमाल करना, साइंस यूज करना, जैसे कि जैसे ये साइन हुआ है ना, ये साइन हुआ, ये सारी चीजें अगर यूज हो रही हैं, ये साइन होता है ना स्टॉप का, तो ये सारी चीजें अगर यूज हो रही है ये नॉन वर्बल है। जेस्चर्स, जो हम अपने जिस्म के अज़ा का इस्तेमाल करते हैं किसी भी बात को कन्वे करने के लिए, जैसे कि हाँ में सर हिलाना, ना में सर हिलाना, हाथ बढ़ाना, मुंह फेर लेना, ये सारी चीजें जेस्चर्स हुए। उसके बाद है फेशियल एक्सप्रेशन। हमें पता है जब हम खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं, उदास होते हैं तो हमारा मुंह थोड़ा ऐसे बुझा हुआ सा होता है, और जब हम गुस्से में होते हैं हमारी भवें सिकड़ी हुई होती हैं। तो ये सारी चीजें फेशियल एक्सप्रेशन हुए फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन पर्सन। इट इज डन थ्रू साइन लैंग्वेज, एक्शन लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज क्या हुआ, ये जो हुआ, ये इस किस्म की चीजें, ये साइन लैंग्वेज हुई, साइन है ना। एक्शन लैंग्वेज यानी कि हम अपने जिस्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट लैंग्वेज, कोई चीज इस्तेमाल की जा रही है मैसेज को कन्वे करने के लिए। जैसे कि अगर हम पिक्चर की बात करें तो वो एक ऑब्जेक्ट हुआ। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन फ्लोज थ्रू ऑल एक्ट्स ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग। जब हम बातें कर रहे होते हैं तो हम
पास का के हम बहुत सारे जेस्चर्स का, फेशियल एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, तो वो एक मुकम्मल होता है। वर्बल और नॉन वर्बल साथ साथ काम करता है। वही कह रहे हैं कि जो भी हम बातें करते हैं या लिखते हैं नॉन वर्बल उसमें इंक्लूड होता चला जाता है। इट इज अ wordless message conveyed through gestures, movements, and object, and so on. देखिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड बाय द पर्सनल स्पेस, सेंस ऑफ स्मेल एंड टाइम। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि दो लोग खड़े होकर के बात कर रहे हैं ना, उनके दरमियान फासला कितना है, ठीक है, इस बात, ये भी एक नॉन वर्बल साइन है। अगर कोई बहुत ही करीब होकर के बात कर रहा है, इसका मतलब वो दोनों आपस में फ्रेंड है। अगर कोई किसी के कंधे पे हाथ रख करके बैठा है तो आप देखते ही समझ जाएंगे कि ये दोस्त हैं जो बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन कन्वे हुई ना, उनके बैठने के तरीके से, उनकी जो कुर्बत है, उनकी जो करीबी है, उससे देख करके आपको अंदाजा हुआ कि वो एक दूसरे के दोस्त हैं या वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं। तो इससे पर्सनल स्पेस से जो है कम्युनिकेट हुआ है वो इंफॉर्मेशन, तो इसे प्रॉक्सिमिक्स कहते हैं। उसी तरह से जो है हमें, अगर किसी चीज की खुशबू से, किसी चीज के स्मेल से अगर कोई इंफॉर्मेशन मिलता है, खाना खराब हो गया है, खाना अच्छा है, तो ये ओल्फैक्टिक्स कहलाता है। इसे मैं डिटेल में बाद में बताऊंगी। उसी तरह से टाइम होता है कि अगर किसी ने एक सवाल पूछा हो और हम जवाब देने में बहुत वक्त लगा रहे हैं, यानी कि हम इंटरेस्टेड नहीं है उस शख्स के जवाब देने में। ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। और तो वक्त की वजह से, कितना वक्त लग रहा है किसी चीज का रिप्लाई करने में, इससे ये कन्वे हो रहा है कि सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हुआ। इसमें अल्फाज का इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन एक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट हुई है। चौथा जो है वो है मेटा कम्युनिकेशन। ठीक है, इसमें क्या, मेटा क्या होता है कि समथिंग इज विद इन समथिंग, कम्युनिकेशन विद इन कम्युनिकेशन। आपने कोई एक बात बोली है, अब उस एक बात से जो है और भी कई सारी इंफॉर्मेशन जो है रिसीवर के पास पहुंच गई है। यहाँ पे एग्जाम्पल में है कि आई हैव नेवर सीन यू, सॉरी, आई हैव नेवर सीन यू सो स्मार्टली ड्रेस्ड could also mean that the regular attire of the listener needed improvement. कोई जो है हमेशा, मान ले कि एक ऑफिस में उलझे हुए कपड़ों में आता है, वो ऐसे कैजुअल कपड़े पहन करके जाता है, एक दिन जो है वो सलीके से चला गया। अब देख करके मैनेजर ने कहा है कि आज तो तुम बड़े सलीके से कपड़े पहन के आए हो। तो अब उसके कहने का ये भी मकसद हो सकता है ना, उसने ये भी कह दिया दूसरे अल्फाजों में कि भाई तुम आइंदा जो है वो प्रॉपरली ड्रेस नहीं होते हो, आज तुम बहुत अच्छे से ड्रेस्ड हो। तो ये जो उसने जो बात कही है, जो एक इंफॉर्मेशन कन्वे की गई है, अगर उससे किसी दूसरी चीज का ये पता चलता है, आज बारिश हो रही है, यानी कि आज सूखा नहीं है, आज धूप नहीं निकला होगा, आज बादल लगे हुए होंगे, तो ये सारी जो आसपास की इंफॉर्मेशन उसे एक जुमले में कन्वे हो रही है, वो मेटा कम्युनिकेशन हुआ। इसके बाद ये डिवीजन जो है पर्पस या स्टाइल पे, यानी मकसद क्या है आपका, क्या तरीका आप इस्तेमाल कर रहे हैं कम्युनिकेट करने के लिए। इसमें पहले आता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, जो कि formally controlled by manager or people occupying position in an organization। कोई एक हायर पोजीशन पे इंसान है, कोई मुझसे सीनियर है, तो मैं उससे जो बात करूंगा, तो बातें करना सिर्फ बात करने का तरीका नहीं होगा, बल्कि उनके बीच आपस में फाइल वगैरह भेजना होता है, मैसेजेस होते हैं, वो आपस में ईमेल्स करते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, ये फॉर्मल वे में करते हैं, एक तरीका होता है उनके बात करने का, जो कि सेट ऑफ स्टाइल होता है ना। यहाँ पे स्टाइल की बात है, तो वो एक फिक्स्ड पैटर्न होता है कि आप इसी तरीके से बात कर सकते हैं। आप अरे यार करके नहीं बोल सकते हैं अपने मैनेजर को, आप हमेशा उन्हें सर करके एड्रेस करेंगे। फॉर्मल का मतलब वो रस्मी तरीका, एक जो कायदे कानून होते हैं जिन तरीके के अंदर बात करने के, तो उसे फॉर्मल हम्म, कहते हैं। हम्म। दूसरी बात ये है फॉर्मल कम्युनिकेशन की कि ये फ्लो थ्रू फॉर्मल चैनल्स, वो जाता भी एक फॉर्मल तरीके से। ठीक है, आप जो मीडियम इस्तेमाल करते हैं, जो चैनल इस्तेमाल करते हैं,
वो भी फॉर्मल यूज करते हैं। अगर मुझे अपने मैनेजर को कहना होगा कि आज मैं बीमार हूँ, मैं नहीं आ सकता हूँ, तो मैं उसे व्हाट्सएप पे नहीं टेक्स्ट करूंगा, मैं क्या करूंगा कि ईमेल करूंगा उसे, है ना। ईमेल एक फॉर्मल तरीका होता है मैसेज करने का। अब उस ईमेल में हो सकता है मैनेजर के साथ साथ मैं एचआर को भी ऐड करूं उसमें, अपने ईमेल में, कि भाई उनको भी जा रहा है, उनको भी जा रहा है। तो इनका एक सेट ऑफ रूल होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना, उसके हिसाब से जो है वो कम्युनिकेशन हो रही है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में चैनल भी फॉर्मल होता है। उसके बाद ये है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो इस बात का ख्याल रखता है कि जो कम्युनिकेशन है वो एक ऑर्डर में हो रहा हो, सही वक्त पे हो रहा हो उसमें, और वो एक्यूरेटली हो रहा हो। कहीं पर कोई इनफॉर्मल में क्या होता है कि आदमी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, अगर मुझे अपने दोस्त को कुछ कहना हो कि चलो आज मैं बीमार हूँ, आज मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती हूँ, तो मैं सोचूंगी छोड़ो अभी नहीं, बाद में बोल लेंगे। या मैंने उसे उठा करके टेक्स्ट कर लिया, नहीं भी किया, बाद में उसने मुझसे कॉल करके पूछा है कि भाई तुम आज क्यों नहीं आई, तुम क्या क्या हो गया तुम्हें, तब मैंने कहा कि मैं बीमार हूँ। तो मैंने कोई ख्याल नहीं रखा है अपने वक्त का कि मुझे उसे बताना ज़रूरी है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसे इन्फॉर्म करूँ। हो सकता है मैं झूठ कह दूँ कि मुझे मौका नहीं मिला, मेरा मन नहीं हो जाने का, लेकिन मैं कह दूँ कि मैं बीमार हूँ। तो ये सारी चीज़ें इनफॉर्मल में होती हैं। लेकिन फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो इस बात का ख्याल रखता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन का मकसद ये होता है कि चीज़ें जो है सही वक्त पर कम्युनिकेट हो सकें, बातें, और एक ऑर्डर में जाएं, कोई भी किसी को कुछ भी नहीं कह रहा हो, और जो भी इंफॉर्मेशन हो वो एक्यूरेटली ट्रैवल हो। एनी इंफॉर्मेशन, डिसीजन, मेमो, रिमाइंडर एटसेट्रा विल फॉलो दिस पाथ। कोई अगर डिसीजन लिया जा रहा हो विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो वो हर शख्स को, जैसे कि एक सबॉर्डिनेट जो है उसके लिए कोई काम हो, अगर तय किया गया हो कि उसने जो है फला काम करना है, तो मैनेजर जो है वो एचआर को बोलेगा, फिर वो अगले शख्स को बोलेगा, इस तरह से करके बात उस तक पहुंचेगी। और जाहिर है जब उसका काम होगा उससे पहले उसको जो है ये रिमाइंडर दिया जाएगा कि भाई आपको ये काम करना है। तो ये सारी चीज़ें फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर आती हैं। और फॉर्मल कम्युनिकेशन खास करके अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसमें फर्दर डिवीजन होता है जो कि डायरेक्शन बेसिस पे होता है। इसमें पहला डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, यहाँ समझते हैं। यहीं तक रहने दीजिए, अगली क्लास है 9 बजे से। 9 बजे से दूसरी क्लास है, यहीं तक रहने दीजिए, 5 मिनट बचा है। जी, ठीक है। ओके, तो मैंने जो कुछ भी कहा अभी तक आप लोगों के समझ में आ गया? यस मैम। यस। ओके, आप लोगों को कोई सवाल करना है इसमें? नो मैम। मैम ये ओके, आप पीडीएफ सेंड करेंगे जो आपने पढ़ाया है? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल, ये शेयर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। ओके, और रिकॉर्डिंग हो रही है सेव। जी हाँ, जी हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग भी सेव हो जाएगी। जी थैंक यू। ओके, और कोई सवाल है? मैम इसके नोट्स मिलेंगे क्या? नोट्स एज इन? पीडीएफ नोट्स इसके? जो अभी मैं जिस पीडीएफ में मैं पढ़ा रही जी, थी, हाँ, वो पीडीएफ शेयर हो जाएगा। जज़ाकल्लाह। ओके, ओके, चलें फिर, ठीक है, इंशाल्लाह कल क्लास होगी। क्या, अल्लाह हाफिज।